वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस की तैयारी करा रही हूं। और ये हमारी पेडागोजी की स्पेशल सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हमारी सीरीज़ 13 है। और हम फरवरी 2014 में जो साइंस पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे और उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब सीटेट के पेपर आए और साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन आए तो तब आपको करने में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मेन फोकस रहता है सीटेट में। अगर आपको उन्हीं को अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं होगी। बाकी आगे हम प्रैक्टिस सेट और वो सारी चीज़ें तो हम करते ही रहेंगे। अगर टॉपिक वाइज सीरीज़ जो मैंने बताई हैं सीटेट में साइंस की प्रीवियस ईयर टॉपिक के क्वेश्चन के लेके जो सीरीज़ बनाई हैं, और पेडागोजी की स्टार्टिंग से जो सीरीज़ है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट का लिंक है। इन्हीं की पीडीएफ के लिए, नोट्स की पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारी इनकी पीडीएफ डाल दी हैं। बस दोस्तों, आपको हमें इसी तरह सपोर्ट करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट फरवरी 2014 में साइंस पेडागोजी से पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, वाइल टीचिंग द करेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस टू क्लास 8th स्टूडेंट, गुंजन मेंशन द फॉलोइंग स्टेप टू बी फॉलोड नॉट इन अ करेक्ट सीक्वेंस। कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुला की सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों का पालन करने के लिए कहा, जो कि हमारे सही क्रम में नहीं दिए गए हैं। तो टीचर यहाँ पर बच्चे के अंदर प्रोसेस स्किल, प्रक्रियात्मक कौशल का विकास करना चाहता है, क्योंकि उसी में ऐसा होता है, प्रोसेस स्किल में चीज़ों को ऑर्डर वाइज किया जाता है। और टीचर वही कोशिश कर रहा है कि जो स्प्रिंग बैलेंस है, कमानीदार तुला है, उसका उपयोग करने की विधि क्या होती है, उसको बच्चों को ऑर्डर में ना देकर क्या करा, बच्चों से कहा कि अब आप इसको यूज़ करते हुए ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, नोट द जीरो एरर, शून्यांक त्रुटि नोट करेंगे कि जो उनकी त्रुटि है शून्यांक पर उसको नोट करेंगे वो सबसे पहले। तो ये तो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सबसे शुरू में ही आएगा। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, जिस कमानीदार तुला से हमें बल के बारे में पता लगाना है कि कमानीदार तुला क्या करता है, यही तो बताता था कि कितना बल होता है किसी वस्तु में। तो रिकॉर्ड द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस, कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कमानीदार तुला का लीस्ट काउंट को रिकॉर्ड करेंगे, तभी तो हमें बाद में एक्चुअल रीडिंग पता चलेगी। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग की लीस्ट काउंट रिकॉर्ड कर लिया स्प्रिंग बैलेंस का, तो ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नोट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंटर ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल, आंशिक पैमाने पर संकेतन की स्थिति नोट करना। जिस तरह से कमानीदार तुले में रीडिंग बढ़ती चली जा रही है ग्रेजुएटेड स्केल पर, उसको हम, उसकी पोजीशन को हम देखेंगे किस पर, पॉइंटर पर ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। ये हमारी तीसरी कंडीशन होगी। और उसके बाद जब हमने पूरा बल खींच लिया होगा तो लास्ट में हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, एक्चुअल रीडिंग, वास्तविक पाठ्यांक परिकलित करना। तो यही यहाँ पर सही ऑर्डर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करा, नोट द जीरो एरर करी। उसके बाद हमने कमानीदार तुला का जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका लीस्ट काउंट करा, और उसके बाद हमने उसकी पोजीशन को नोट करा, जिस तरह से वो ग्रेजुएटेड स्केल पे बढ़ता चला जा रहा है। और जब हमने पूरा बल लगाकर उसकी लास्ट पर पहुंच गए तो उसके बाद हमने उसकी एक्चुअल रीडिंग नोट कर ली। तो ए डी सी वी यहाँ पर हो जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है। तो हमें उच्च प्राथमिक स्तर को ध्यान में रखना है, अपर प्राइमरी की बात हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है साइंस को सीखने का। टू एक्वायर साइंटिफिक लिटरेसी, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, ये तो बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो क्यों सीखते हैं, ताकि हम उसमें पूरी तरह से साक्षर हो जाएं, उसकी हमें पूरी नॉलेज हो जाए। तो लिटरेसी, साइंटिफिक लिटरेसी एक्वायर करना तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है अपर प्राइमरी लेवल पर। टू डेवलप रेशनल थिंकिंग, तार्किक सोच विकसित करना। जी हाँ, जब बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे, नई नई एक्टिविटी करेंगे, तो तार्किक सोच तो कहीं ना कहीं, क्रिएटिविटी उनके अंदर आएगी। थिंकिंग वो करेंगे, थिंकिंग करने से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो तार्किक सोच विकसित करना भी एक उद्देश्य है अपर प्राइमरी लेवल पर। आवश्यक प्रक्रिया
कौशल अर्जित करना, टू एक्वायर एसेंशियल प्रोसेस स्किल। जैसे अभी हमने देखा था कि कमानीदार तुला जो है उसको कैसे अरेंज करा गया, तो पूरी इस चीज़ की नॉलेज भी बच्चे को होनी चाहिए इस एज में आकर कि किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, किस सीक्वेंस में यूज़ करना है, किस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करनी है सीक्वेंस में। तो वो हमारा प्रोसेस स्किल होता है और उसको अचीव करना भी इस स्टेज में इम्पॉर्टेंट होता है अपर प्राइमरी में। तो ये भी सही होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, टू परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये कोई उद्देश्य नहीं होता। याद रखिए, ये हमेशा आप याद रखिए नेगेटिव ही पॉइंट है। कभी भी टीचर का फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा उसमें बहुत अच्छा स्कोर करे। ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं समझा जाता। तो इसलिए यहाँ पर यही पूछा था कौन सा उद्देश्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना, ये कोई उद्देश्य नहीं है। इससे बच्चे क्या होते हैं, एक तो कंपटीशन की भावना उनके अंदर आती है और बच्चे खुलकर अच्छे से अपना परफॉर्म नहीं कर पाते। बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं और जो उन्हें करना होता है, उनकी क्रिएटिविटी होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो फिर नहीं होता। तो इसलिए टीचर या किसी भी सब्जेक्ट का कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता कि बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द टेक्निक ऑफ रोल प्ले इज कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन टीचिंग ऑफ साइंस बिकॉज। विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है। देखिए, रोल प्ले क्या होता है, जब बच्चे किसी टॉपिक पर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब जब बच्चे स्टेज पर ड्रामा वगैरह करते हैं, जैसे बचपन में बच्चे टॉपिक दे देते थे, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, उन पर क्या होता था, बच्चे ऑडिटोरियम में स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस करते थे, ड्रामा करते थे, नाटक करते थे। तो वही आपका रोल प्ले होता है। तो इसको एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्यों माना जाता है साइंस में, हमें ये बताना है। याद रखिए, साइंस के पर्सपेक्टिव में बताना है। इट एंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस रोल इन रियल लाइफ। यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करता है। ये तो हम डांस, एक्टिंग और चीज़ों से भी कर सकते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा साइंस के पर्सपेक्टिव से। इट एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां एक्टिव पार्टिसिपेशन आ जाए वो तो बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। जी हाँ, अगर बच्चे को सब्जेक्ट के प्रति में इंटरेस्ट नहीं है तो उसका इंटरेस्ट जगेगा जब वो एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि रोल प्ले में बच्चे खुद से पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर उनको कोई टॉपिक समझ में नहीं भी आ रहा है तो टीचर रोल प्ले कराकर उनको खुद वो बनाकर इस तरह की एक्टिविटी कराता है कि बच्चे को बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। या फिर इस तरह का ड्रामा, इस तरह के सीन्स बच्चों से करवाए जाते हैं कि बच्चे को वो टॉपिक समझ में भी आ जाता है और बच्चा खुलकर अपने आप को रख पाता है। और जिससे क्या होता है, बच्चे का सब्जेक्ट के प्रति जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे की क्रिएटिविटी स्किल होती है, जो सृजनात्मकता कौशल होती है, वो भी बड़े अच्छे से बाहर निकल कर आती है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन तो बहुत ही मस्ट है अगर बच्चे का सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगाना है या फिर किसी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट करके समझाना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। बाकी देख लेते हैं। इट इज़ लाइकली टू प्रमोट सोशल स्किल ऑफ अ स्टूडेंट। हमें साइंस के पर्सपेक्टिव से बताना है तो सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा देना यहाँ पर मेन उद्देश्य नहीं होगा। इट इंश्योर ब्रेकिंग ऑफ मोनोटनी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यह अधिगम प्रक्रिया में एकरसता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। नहीं, इससे कोई बच्चे का ऐसा नहीं कि लर्निंग में बाधा आ रही है, बच्चा तो टॉपिक को अच्छे से समझ पा रहा है और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साइंस इज कंसिडर्ड टू बी क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरिंग, डूइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय दीपिका इन टीचिंग ऑफ साइंस इज बेस्ट सूटेड टू सेटिस्फाई दीज क्राइटेरिया। विज्ञान में प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना अच्छा माना गया है। ठीक है, तो विज्ञान शिक्षण के समय जो दीपिका टीचर है उसके द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा, बेस्ट सूटेड कौन सा होगा। देखिए, साइंस में ऐसी हमें एक्टिविटी करानी है जहां पर बच्चे क्वेश्चन भी करें, एक्सप्लोर भी करें, खोजबीन करें, चीज़ों को खोजें, अपने आप को खुलकर सामने लेकर आएँ, डूइंग खुद स्वयं करें चीज़ों को और इन्वेस्टिगेट करें, चीज़ों के बारे में पता लगाएं। तो दीपिका को कौन सी ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें बच्चे करेगा। यूनिट टेस्ट, देखिए यूनिट टेस्ट तो सबसे बेकार स्ट्रेटेजी होती है। उसमें बच्चा ना तो एक्सप्लोर करेगा, क्वेश्चन करेगा, ना इन्वेस्टिगेट करेगा, तो ये तो बाहर हो जाएगा। यूनिट टेस्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म
सूक्ष्म जीवों पे यूनिट टेस्ट कराना बिल्कुल गलत हो गया। अ ग्रुप डिस्कशन ऑन कॉमन डिजीज, सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा। देखिए इससे भी बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन खुद से नहीं करेगा, ना ही बच्चा इन्वेस्टिगेट करेगा चीज़ों को, तो ये भी सही नहीं होगा। अ डिबेट ऑन एनवायरमेंटल इशू, डिबेट कराना पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद, ये भी इतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन तो पूछेगा लेकिन खुद से कुछ नहीं करेगा, एक्सप्लोर नहीं करेगा, ना ही कुछ इन्वेस्टिगेट करेगा, तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लास्ट है प्रोजेक्ट वर्क ऑन नेचर ऑफ साउंड, ध्वनि, टॉपिक ध्वनि है, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य, ये सबसे अच्छा है। जब बच्चे को हम प्रोजेक्ट देते हैं, याद है 4-5 ग्रुप बनाकर प्रोजेक्ट दिया जाता था, तो बच्चे क्या करते हैं आपस में क्वेश्चन भी पूछते हैं, टीचर से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, और करने के लिए वो क्या करते हैं एक्सप्लोर करते हैं, अपनी नई चीज़, अपने दिमाग की नई नई चीज़ों को सोचते हैं, परिकल्पना करते हैं और नई नई चीज़ें खोजते हैं, तो वहाँ पर एक्सप्लोर भी करते हैं। बच्चे देखते थे ना आप कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाते थे, तो सीधी सी बात है वो एक्सप्लोर करते हैं। डूइंग, वो स्वयं से करते हैं अपने प्रोजेक्ट, खुद उन पर खुद कार्य करते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग भी करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं कि हमें क्या क्या करना है अपने प्रोजेक्ट में, कैसे कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें वो किसके माध्यम से कर पाएंगे, वो प्रोजेक्ट वर्क जो परियोजना कार्य है उसके माध्यम से ये चीज़ें कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बेस्ट सूटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 रिकमेंड दैट टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज शुड एम्फेसाइज मैक्सिमम ऑन। जब आप साइंस की टीचिंग कर रहे हैं तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ ने क्या कहा है कि हमें साइंस को पढ़ाते हुए सबसे ज़्यादा किस पर एम्फेसाइज करना चाहिए, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर बल देना चाहिए। कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जी हाँ, एनसीएफ यही तो कहता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, एनसीएफ यही कहता है कि हमें इस तरह की शिक्षा देनी है। एक तो बच्चे स्वयं से करें, लर्निंग बाय डूइंग करें, और इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चे के वो बाहरी जीवन से कनेक्ट करे, कि जब वो कल को समाज में जाए तो उसको पता हो कि ये सब्जेक्ट मैंने क्यों पढ़ा है, और अगर सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसका किस तरह से मैं रियल लाइफ में प्रयोग करूँगा। तो हमें इस तरह से पढ़ाना है कि वो उसके बाहरी जीवन से कनेक्ट करे, उसकी लाइफ जो आउटसाइड द स्कूल है उससे कनेक्ट करे। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यही एनसीएफ का फोकस है और यही चीज़ एनसीएफ कहता है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, चाहे साइंस हो, ईवीएस हो, कोई भी, तो आपका यही फोकस होना चाहिए कि इस तरह की लर्निंग आपको दी जाए कि बच्चे के बाहरी जीवन से, आउटसाइड लाइफ से वो कनेक्ट करे। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी वैज्ञानिक पदों को याद करना, मेमोराइजिंग तो साइंस में एनसीएफ ने बिल्कुल बेकार बताया है। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास से सभी प्रश्नों के उत्तर देना, ये भी एक अच्छी विधि नहीं है और एनसीएफ ने इस पर जोर नहीं दिया है। परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए नहीं, इस पर भी एनसीएफ ने बल नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गीता इज प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग द टॉपिक ऑन ह्यूमन आई टू क्लास 8th स्टूडेंट। क्लास 8th के स्टूडेंट को वो टॉपिक पढ़ाना चाहती है ह्यूमन आई, और उसी के लिए वो लेसन प्लान कर रही है। इंक्लूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन अ लेसन प्लान, वो अपने लेसन प्लान में कौन सी एक्टिविटी को ऐड करे, इज लाइकली टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बेटर, ताकि जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन आई वो बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो किस तरह की एक्टिविटी उसको अपने लेसन प्लान में ऐड करनी चाहिए। गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र पढ़ाने के लिए पाठ योजना बना रही है, तो कौन सी क्रियाकलाप को अपनी पाठ योजना में सम्मिलित करे ताकि वो अधिक प्रभावी बन सके और जो संकल्पनाएं हैं वो भी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएं। प्रिपेयरिंग अ होम असाइनमेंट, देखिए होम असाइनमेंट, गृह कार्य बनाना, ये बहुत ही बेकार है, इससे बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आप होमवर्क दे देंगे तो बताइए बच्चा कैसे इंटरेक्ट होगा और कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। डिक्टेटिंग नोट्स टू स्टूडेंट इन क्लासरूम, इससे भी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि बच्चे से कक्षा में नोट लिखवाना, ये कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं है। अगर हमें क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है और बच्चे को चाहते हैं कि उसको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। यूजिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम क्वेश्चनिंग, जी हाँ, इससे बच्चा एक तो इंटरेस्ट जगेगा और बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी टीचर स्टार्टिंग में लेसन प्लान बना रहा है, तो बेसिक लेवल स्ट्रेटेजी, बेसिक लेवल एक्टिविटी उसको
को ऐड करनी है वहाँ पर वो स्टूडेंट से छोटी मोटी एक्टिविटी कराएगा और इंटरेक्टिव क्लासरूम क्वेश्चन पूछेगा। इससे क्या होगा, बच्चे को स्टार्टिंग में चैप्टर के प्रति जो टॉपिक उसको पढ़ाना है ह्यूमन आई, उसके प्रति उनका इंटरेस्ट जग जाएगा। छात्रों को क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग कराना। जैसे टीचर क्या करेगा, बच्चों को बहुत दूर ले जाएगा और पूछेगा क्या अब आपको दिखाई दे रहा है, बच्चों को बहुत पास लाएगा, बोलेगा अब आपको दिखाई दे रहा है, बच्चों की आइज़ क्लोज करवा के बोलेंगे क्या आपको अब दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटी कराएगा और बहुत से क्वेश्चन पूछेगा कि चिड़िया को कैसे दिखाई देता है। मतलब इस तरह की चीज़ें टॉपिक से रिलेट करते हुए बच्चों को पढ़ाएगा। स्टार्टिंग में इंटरेक्टिव क्वेश्चन बच्चों से पूछेगा। इससे क्या होगा, बच्चों का जो इंटरेस्ट है टॉपिक के प्रति वो अच्छे से समझ में उनका बन जाएगा और कॉन्सेप्ट भी उनको समझने में आसानी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा। बाकी डेमोन्स्ट्रेशन यूजिंग मॉडल ऑन ह्यूमन आई, मानव नेत्र के मॉडल का निर्देशन करना भी इतनी अच्छी विधि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन साइंस ले ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है डिस्करेजिंग रोट लर्निंग। जी हाँ, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना। ये तो आप देखती हैं एनसीईआरटी की बुक आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कभी भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलती। इसका मतलब रटने की प्रवृत्ति जो रोट लर्निंग है उसको डिस्करेज करा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मेंटेनिंग शार्प बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट डोमेन ऑफ साइंस कैरिकुलम, ये यहाँ पर गलत हो गया। जब आप साइंस की बुक देखते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं पूरे साइंस के कैरिकुलम को ऐड करने की कोशिश करी जाती है। ऐसा नहीं कि बच्चा खाली समझेगा, बच्चा एक्टिविटी भी करेगा, एक्सपेरिमेंट भी करेगा, हर तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट पूरा कैरिकुलम में यही होता है। तो पूरी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, कोई बाउंड्री सेट नहीं होती। मेंटेनिंग शार्प बाउंड्री ऐसा कुछ नहीं होता कि विज्ञान की पाठ्यचर्या की विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखना, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि सबको जोड़ा जाता है ताकि सब ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चे का। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रोवाइडिंग एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, जी हाँ, ये तो आप देखते ही हैं, छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना। इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पर होती है जहाँ पर बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। लर्निंग एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक टर्म, ये तो बहुत गलत है, पहले वाले ऑप्शन की तरह हो गया। रोट लर्निंग, पूरी डेफिनेशन को ऐसे ही, परिभाषाओं को ऐसे ही याद कर लेना, ये कोई एनसीएफ ने एनसीईआरटी में नहीं बोला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और सी ही बिल्कुल सही है, बाकी बी और डी गलत हो जाएंगे। तो ग्रेटर एम्फेसाइज किस पर करा गया है, ए और सी, जो हमारा सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच अडॉप्ट बाय अ साइंस टीचर रिफ्लेक्ट साइंटिफिक टेम्पर ऑन हर पार्ट। देखिए कौन सी अप्रोच यहाँ पर टीचर फॉलो करे जिससे उसका साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव हमें दिखे कि हाँ टीचर वैज्ञानिक स्वभाव को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मनस्थिति मतलब स्वभाव को दर्शाता है। मेंटेनिंग परफेक्ट डिसिप्लिन इन द क्लास, अगर पूर्ण अनुशासन होगा क्लास में तो बच्चा ना तो कुछ बोलेगा, ना समझेगा, ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, ना ही उसका इंटरेस्ट जगेगा। तो ये तो गलत है। और बच्चा डरा डरा रहेगा तो ये तो साइंटिफिक टेम्पर की तरफ नहीं दर्शाता। कवरिंग द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस एज क्विकली एज पॉसिबल, अगर टीचर जो सिलेबस है, पाठ्यचर्या है, उसको यथासंभव जल्दी से समाप्त कर देगा तो बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा और ये कभी भी साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक टेम्पर की तरफ इशारा नहीं करेगा। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम, जी हाँ, ये है कक्षा में छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल सा आंसर है। बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें और ये साइंटिफिक टेम्पर दर्शाता है, ये वैज्ञानिक मनस्थिति को दर्शाता है कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते हुए। प्रिपेयरिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन इन पेपर टू एनहेंस लर्निंग, अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना। अगर टीचर ने डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बना दिया तो टीचर बच्चे का तो सब्जेक्ट से इंटरेस्ट ही हट जाएगा और वो कोई भी साइंटिफिक टेम्पर नहीं दर्शा रहा टीचर का। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की सिफारिश की जाती है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर जनरली रिकमेंडेड टू बी फॉलोड इन साइंटिफिक मेथड, जो कि हमें सही क्रम में नहीं दिए हैं। और आपने अगर पेडागोजी की स्टार्टिंग की जो नोट्स वाली वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे देंगे। कैसे हम कोई भी साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले समस्या की पहचान होती है, प्रॉब्लम की पहचान होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम
क्या है कि इस चीज़ का हमें सॉल्यूशन करना है, तो सी तो नंबर 1 पर आएगा। उसके बाद क्या होते हैं, हम परिकल्पना बनाना, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हम सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो हम एक परिकल्पना बनाएंगे, इमेजिनेशन करेंगे, अच्छा इस तरह से ये सॉल्व हो सकती है, अच्छा इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तो वो करते हैं। उसके बाद जब हमारी परिकल्पना हो जाती है, हाइपोथेसिस हो जाता है, तो उससे रिलेटेड हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, आंकड़ों को एकत्र करते हैं, क्योंकि जो हम हाइपोथेसिस हमने बनाई है उसमें हम सोचेंगे कि अच्छा हमें ऐसे करना है, तो उस चीज़ को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो वो डेटा को हम इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जब हमारे पास डेटा आ जाता है, हम परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, जो हमारी हाइपोथेसिस है, जो हमारा इमेजिनेशन है कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसका टेस्ट करते हैं। और उसके बाद हम कोई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या फिर निष्कर्ष वहां पर निकलता है, ड्राइंग ऑफ कॉन्क्लूजन। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले सी आ जाएगा, समस्या की पहचान हुई, उसके बाद बी आ जाएगा, परिकल्पना बनाना, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद डी आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों को एकत्रित करना, और उसके बाद आएगा ए, परिकल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और सबसे लास्ट में आ जाएगा निष्कर्ष निकालना, ड्राइंग ऑफ कॉन्क्लूजन। और ऐसा सीक्वेंस हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, सी पहले आया, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद आपका डी आएगा, उसके बाद ए आएगा, और फिर ई आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हैंड ऑन एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस। द लर्निंग एक्सपीरियंस प्राइमरली एम एट हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, हैंड ऑन एक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा था, वो होता है लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ बच्चे खुद से करते हैं, स्वयं करके सीखते हैं, वही आपका हैंड ऑन एक्टिविटी होती है। और प्रोजेक्ट हो गए, जहाँ पर टीचर बच्चों को कोई टॉपिक से रिलेटेड प्रोजेक्ट देता है, और उससे रिलेटेड बच्चे क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वहाँ पर भी अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो परियोजनाएं, ये सब विज्ञान के सीखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनका मुख्य उद्देश्य, एम क्या है, ये हमें बताना है। असेसिंग द स्टूडेंट ऑन प्रैक्टिकल स्किल, प्रायोगिक कौशल पर छात्रों का मूल्यांकन। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विज्ञान सीखने की बात हो रही है, यहाँ पर मूल्यांकन की, असेसिंग की तो कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो गया। कीपिंग द स्टूडेंट एंगेज्ड ऑल द टाइम, छात्रों को हर समय व्यस्त रखना, कभी भी ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए टीचर का, या किसी भी एक्टिविटी का कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता कि हम बच्चों को बिजी रखें हर समय के लिए, तो ये भी गलत हो गया। प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन लैबोरेटरी। देखिए, लैबोरेटरी में कभी डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर बच्चे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, अपने दोस्त से भी या टीचर से भी, तो ये भी गलत हो गया। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी की बात आ गई, और वो भी स्टूडेंट को विस्तृत रूप में हमें सीखने के मौके देने हैं, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। विस्तृत अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, हम चाहते हैं कि बच्चा डिटेल में सीखे और ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करे, खुल के सामने आए, तो इसीलिए हम हैंड ऑन एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट कराते हैं, ताकि बच्चा विस्तृत रूप से समझ पाए, चीज़ों को लर्न कर पाए। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पेडागोजी के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है। मुझे उम्मीद है मेरे स्टूडेंट्स सारी वीडियो को शेयर करते होंगे, ताकि हमारे साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। आई होप सभी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।